आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली में मैनेजमेंट का कंपैरिजन किया गया है कि बताओ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट आर्ट है या मैनेजमेंट साइंस है या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब मैनेजमेंट का कंपैरिजन किया जा रहा है कि मैनेजमेंट वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट, वेदर मैनेजमेंट इज अ साइंस और वेदर मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। ठीक है, तो अब मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं, तो डिपेंड करता है कि आर्ट का फीचर, जितना भी फीचर्स आर्ट में प्रेजेंट है अगर वो मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है तो वो आर्ट बन जाएगा। जितना फीचर साइंस में प्रेजेंट है वो फीचर्स किस में प्रेजेंट होना चाहिए, मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट साइंस बन जाएगा। या जितना फीचर्स जो प्रोफेशन में है तो वो अगर मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है तो क्या बन जाएगा, प्रोफेशन बन जाएगा। यानी सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा आर्ट का मतलब क्या होता है, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है और साइंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे बता कोकोनट क्या है, कोकोनट इज अ फ्रूट, कोकोनट इज अ वेजिटेबल। कोई भी चीज फ्रूट होगा या कोई भी चीज वेजिटेबल होगा तो तुमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि फ्रूट किसको बोलते हैं या वेजिटेबल किसको बोलते हैं, तो जो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है, हमको सबसे पहले फीचर सीखना होगा, साइंस का मतलब क्या होता है, आर्ट का मतलब क्या होता है और प्रोफेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो रीड करते हैं पहले और फिर लास्ट में लॉजिक देंगे। आंसर को कैसे याद करना उसका ट्रिक सबसे लास्ट में। सम ऑथर्स रिगार्ड मैनेजमेंट एज अ साइंस, कुछ ऑथर का मानना है कि मैनेजमेंट क्या है, साइंस, बिकॉज देयर आर वेल टेस्टेड एंड एक्सपेरिमेंटेड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बिकॉज जितने भी मैनेजमेंट के अंदर में हम लोग प्रिंसिपल सीखेंगे, इसके बाद जाकर के हम लोग एक चैप्टर है हम लोग का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वहां पर कई सारे प्रिंसिपल है, कुछ प्रिंसिपल हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया और कुछ टेलर के द्वारा दिया गया है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स वेल टेस्टेड है और एक्सपेरिमेंटेड है। सम ऑथर्स डिस्क्राइब मैनेजमेंट एज एन आर्ट, पर कुछ का मानना क्या है कि नहीं नहीं मैनेजमेंट क्या है, आर्ट। क्यों, बिकॉज मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड इन मैनेजमेंट। पता होगा किसी भी आर्ट में प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। जैसे तुम बोलोगे सर मेरे को गिटार बजाना सीखना है, तो क्या गिटार एक दिन में सीख लोगे, नहीं, लगातार क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। कोई भी आर्ट में परफेक्ट होने के लिए हम लोग को लगातार क्या करना होता है, प्रैक्टिस। तुम सिंगिंग सीखना चाहते हो, तुम डांसिंग सीखना चाहते हो, चाहे तुम फोटोग्राफी सीखना चाहते हो, तो वहां पर तुमको लगातार उस चीज का क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आर्ट का सबसे बड़ा फीचर होता है वहां पर जो भी तुम सीखते हो, जो तुम थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हो उसको अपनी क्रिएटिविटी के साथ तुमको अप्लाई करना होता है और डे बाय डे तुमको लगातार उसको क्या करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, एंड सम ऑथर्स कंसिडर दैट मैनेजमेंट इज गोइंग टुवर्ड्स द पाथ ऑफ प्रोफेशन, और कुछ ऑथर का मानना है कि मैनेजमेंट जो है वो क्या है, प्रोफेशन है। टू कंक्लूड वेदर मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, वी मस्ट अंडरस्टैंड द फीचर एंड मीनिंग ऑफ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा साइंस किसको कहते हैं, आर्ट किसको कहते हैं, मीनिंग और प्रोफेशन किसको कहते हैं, और इन तीनों का फीचर्स क्या है। फिर उसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ, एंड कंपेयर देम विद द मैनेजमेंट मीनिंग एंड फीचर्स। ठीक है, तो सबसे पहला कंपेरिजन किया जा रहा है कि क्या मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट एज अ साइंस। Science can be defined as a systematic and organized body of knowledge based on logically observed findings, facts and events. Science का मतलब क्या होता है, जहां पर हमारे पास क्या है, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। कहने का मतलब कि हम लोग को सबसे पहले कोई भी साइंस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग को उसका एक पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज लेना होता है, यानी कि उसका उस चीज के ऊपर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तुमको सबसे पहले क्या करना होगा, नॉलेज गेन करना होगा, सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में, सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तुमको उसको पढ़ना होगा। ठीक है, साइंस कंप्राइजेज ऑफ एग्जैक्ट प्रिंसिपल। साइंस के अंदर भी जितने भी हम लोग प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, जैसे पढ़े होंगे ना, न्यूटन्स लॉ पढ़े हैं हम लोग, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े, वो सब क्या है, सब एग्जैक्ट प्रिंसिपल है, विच कैन बी वेरीफाइड, जिसको वेरीफाई किया जा सकता है, एंड इट कैन एस्टेब्लिश काउज एंड इफेक्ट रिलेशन। हाँ, साइंस में सबसे बड़ा काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। लाइक H2 प्लस O2 मिलकर के क्या बनता है, नहीं, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। हाँ, तो H2 में O2 मिलेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, वाटर बनेगा। यानी कहने का मतलब साइंस के अंदर में जो भी फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, जो भी लॉज पढ़ते हैं, जो भी हम लोग प्रिंसिपल सीखे, वो सबको क्या किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है। साइंस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा रिजल्ट मिलेगा, और वो सब यूनिवर्सल वैलिड है। तुम किसी भी सिचुएशन में हाइड्रोजन में अगर ऑक्सीजन मिलाओगे तो क्या बनेगा, वाटर मिलेगा। तुम किसी भी सिचुएशन में एक एप्पल को ऊपर से गिराओगे तो वो नीचे ही आएगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, चलो खैर साइंस में ज्यादा नहीं जाना है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग को क्या पढ़ना है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ। ठीक है, ये 3 पॉइंट हम लोग को याद रखना है कि साइंस में ये 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पहला, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इन साइंस ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल, यानी कि हमारे पास
कोई भी साइंस सीख रहे तो उसका क्या है, हमारे पास स्टडी मटेरियल है। सबसे पहले हम लोग को थ्योरेटिकल ज्ञान लेना होता है ना, डायरेक्टली प्रैक्टिकली कुछ भी करने लग जाओ तो नहीं, पहले हम लोग को कोई भी चीज का थ्योरेटिकल नॉलेज लेना होता है। स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल विच इज यूज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ, यानी सबसे पहले हम लोग को नॉलेज गेन करना है, उसके लिए हम लोग के पास पूरा एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, फिर हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जिसको पढ़ करके हम नॉलेज गेन करेंगे। Like science in management also there is availability of systematic and organized study material। तो मैनेजमेंट को सीखने के लिए भी तो हमारे पास कई सारे स्टडी मटेरियल है, कई सारे बुक्स है, कई सारे इंस्टीट्यूशंस में मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, कई सारे यूनिवर्सिटीज में जाकर के हम लोग मैनेजमेंट सीखते हैं। यानी कि मैनेजमेंट को सीखने के लिए, मैनेजमेंट को नॉलेज लेने के लिए भी आज हमारे पास कई सारा डाटा अवेलेबल है, कई सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, कई सारे बुक्स अवेलेबल है, कई सारे यूनिवर्सिटीज, कई सारे इंस्टीट्यूशंस में हमें मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। तो फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, यानी कि जिस तरीके से कोई भी चीज को पढ़ करके, कोई भी स्टडी मटेरियल को पढ़ करके हम कोई चीज साइंस, जैसे फिजिक्स सीखना चाहते हो तो उसका प्रॉपर हमारे पास क्या है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, हमारे पास बुक्स अवेलेबल है जिसको हम पढ़ करके सीखते हैं। उसी तरीके से मैनेजमेंट सीखना है तो मैनेजमेंट के लिए भी हमारे पास क्या है, स्टडी मटेरियल, कई सारे बुक्स है जो कई सारे हमें प्रिंसिपल्स और मैनेजरियल फंक्शंस के बारे में सिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। हाँ, साइंस के अंदर में जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, जितने भी हम लोग प्रिंसिपल्स जानते हैं, वो कैसे बन गए, लगातार एक्सपेरिमेंट कर करके है ना, लेबोरेटरी में उसको लगातार क्या किया गया, टेस्टिंग किया गया, एक्सपेरिमेंट कर करके वो सारे प्रिंसिपल्स को बनाए गए हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, कोई चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, उसको ऑब्जर्व कर लिए, लेकिन उसको लगातार क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, लगातार उसको क्या करते हैं, लेबोरेटरी में उसका एक्सपेरिमेंट कर करके देखते हैं कि हर बार रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं। अगर हर बार रिजल्ट क्या आएगा, सेम, तब तो वो यूनिवर्सल लॉ बन जाएगा। अगर मान लीजिए हम कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि अगर मान लीजिए इस पेंसिल को हम इस हाइट से गिराएंगे तो क्या आएगा, नीचे आएगा। तो क्या सिर्फ एक बार ये नीचे आ गया तो उसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बन गया होगा, नहीं, लगातार इसके ऊपर क्या क्या होगा, कभी हम इसको पेंसिल को गिरा करके देखे होंगे, कभी हम कैलकुलेटर को गिरा करके देखे होंगे, कभी हम इंसान को उठा करके गिरा करके देखे होंगे, यानी हर चीज को ऊपर से क्या किए होंगे, गिरा करके देखे होंगे कि हाँ सब कुछ नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लगातार उसका क्या करना होता है, टेस्टिंग करना होता है, लगातार उसके ऊपर क्या करना होता है, एक्सपेरिमेंट करके देखना होता है। ठीक है, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो उसी तरीके से मैनेजमेंट के अंदर में भी कई सारे जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, सबसे पहले उनको ऑब्जर्व किया गया होगा, मीन्स ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया गया होगा, और फिर लगातार उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा गया होगा। जैसे मान लीजिए एक प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है कि अगर हम कोई भी एक बड़ा काम है, ठीक है, और 10 लोग हैं मेरे पास, तो हम उस काम को क्या कर सकते हैं, लोगों में बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए दीपावली में क्या होता है, हमारे घर में हम लोग को साफ सफाई करना होता है, तो हम लोग साफ सफाई कैसे करते हैं, हमारी मम्मी क्या करती है, काम बांट देती है ना। जिसका हाइट ज़्यादा है वो पंखा साफ करेगा, पूरे घर का पंखा किसको साफ करना है, उसी को साफ करना है। लड़की लोग को झाड़ू पोछा का काम मम्मी दे दी, ठीक है, किसी को मार्केटिंग का काम दे दी कि भैया तुम मार्केट से फूल वगैरह लेकर के आओगे, तो काम को बांट दिए। तो अगर काम को बांट देने से क्या होगा कि वो बंदा उसी काम को बार बार परफॉर्म करेगा, तो उसमें उसका एफिशिएंसी भी बनेगा, वो इफेक्टिव भी होगा, यानी कम समय में बढ़िया रिजल्ट परफॉर्म करके देगा। लेकिन अगर एक ही बंदे को सारा काम दे दे, बड़ा पंखा भी तुम्ही को साफ करना है, झाड़ू पोछा भी तुम्ही को लगाना है, मार्केट से फूल वगैरह भी तुम्ही को लेकर के आ रहा है, तो होगा क्या पता है, दीपावली में सब उसके दोस्त लोग शाम को पटाखा फोड़ रहे होंगे, क्या कर रहा होगा, वो तो झाड़ू पोछा लगाने में लगा। क्यों, समझ में आ रहा है। तो अब कहने का मतलब क्या, एक प्रिंसिपल बन गया कि काम को बांट देने से काम अच्छे तरीके से होता है। बट इसको बार बार टेस्ट करके देखा गया होगा, अलग अलग सिचुएशन में बार बार लोगों को काम बांट करके दिया गया होगा और रिजल्ट को कंपेयर करके दिया गया होगा। 2 ग्रुप बनाया जाता है, एक वो ग्रुप जिसमें एक ही बंदा सब तरह का काम कर रहा है, मतलब अगर एक काम करना है तो हर बंदे को वो काम दिया गया और हर बंदा वो टोटल काम कर रहा है। लेकिन एक दूसरा ग्रुप है, उसमें क्या किया जा रहा है, एक काम को अलग अलग में बांट दिया गया कि तुमको सिर्फ यही काम करना है, तुमको सिर्फ यही काम करना है, और फिर दोनों ग्रुप के रिजल्ट को क्या किया गया होगा, कंपेयर करके देखा गया होगा। तो ऐसे प्रिंसिपल नहीं बना, उसको कई बार क्या किया गया होगा, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा गया होगा। ठीक है, तो साइंस के प्रिंसिपल्स को भी हम लोग ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से बनाए हैं, मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स को ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से बनाए। बट दोनों में अंतर क्या होता है, साइंस के अंदर में ये जितने भी प्रिंसिपल्स है, ठीक है, वो तो रिजिड है, हमेशा ऐसा ही होगा, ऐसा ही रिजल्ट देगा। हमेशा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाओगे तो क्या बनेगा, वाटर ही बनेगा, नींबू पानी नहीं बनने वाला है। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट के साथ प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स है ना, वो ह्यूमन बिहेवियर के, ह्यूमन बींग्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, और हम लोग ह्यूमन बींग्स का जो बिहेवियर है वो तो अनसर्टेन है। हो सकता है कि एक सिचुएशन में ये प्रिंसिपल काम करे, लेकिन ये भी हो सकता है कि दूसरे सिचुएशन में वो काम नहीं करे, मतलब 100% एक्यूरेसी नहीं है। बट साइंस के प्रिंसिपल में 100% एक्यूरेसी है। ठीक है, बट सिंस मैनेजमेंट डील विद
human being and human behavior cannot be accurately predicted. This feature of science is partially present. हाँ, मतलब 100% नहीं, क्यों? क्योंकि साइंटिफिक सारे प्रिंसिपल्स क्या है, रिजिड है, उसका यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, हर जगह सेम रिजल्ट देंगे। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जरूरी कि हर जगह सेम ही रिजल्ट देंगे? नहीं। तो मैनेजर्स कैन बी कॉल्ड एज इन एग्जैक्ट साइंस, ध्यान रखना, ठीक है। पहला फीचर तो था ही, कोई भी साइंस सीखना चाहते हो उसके लिए पूरा सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, उसको पढ़ करके तुम सीख सकते हो। तो मैनेजमेंट में भी हमारे पास स्टडी मटेरियल पढ़ करके सीख सकते हैं। मैनेजमेंट के अंदर में जो भी प्रिंसिपल सीखते हैं वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है, और ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर हाईली क्या होता है, अनसर्टेन हो सकता है। तो हो सकता है कि एग्जैक्ट रिजल्ट ना दे, लेकिन साइंस के अंदर में जो प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं वो एग्जैक्ट रिजल्ट देंगे। थर्ड, यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी, मीन्स हर सिचुएशन में सेम ही रिजल्ट देंगे। एंड वैलिडिटी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, सो देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल। जरूरी नहीं कि हर सिचुएशन में तुमको सेम रिजल्ट मिलेगा। दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, यानी मैनेजर को अपना दिमाग लगाना होगा, सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए मैनेजर को क्या करना होता है, अपना नॉलेज को अप्लाई करना है। यानी कहने का मतलब मैनेजमेंट एक तरह से आर्ट है। बोलो क्यों? क्योंकि जो नॉलेज लिया जा रहा है, जो नॉलेज हम लोग को लिया जा रहा है, उसको हम लोग अपने हिसाब से अप्लाई करेंगे। हर मैनेजर अपना स्किल के हिसाब से उस नॉलेज को क्या करता है, अप्लाई करता है। लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल में क्या, वो तो सब जगह सेम रिजल्ट देंगे, उसका क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है। तो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, है ना। यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। तुम इंडिया में भी इस पेंसिल को गिराओगे तो नीचे ही आएगा, तुम चाइना में भी जाके गिराओगे तो ये नीचे ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को याद होगा कोई भी साइंस का प्रिंसिपल तो मेरे कमेंट में जाकर के लिखना, तो किसको कौन सा प्रिंसिपल याद है अपने टाइम का। फिजिक्स केमिस्ट्री में कई सारे प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़े। चलो कंक्लूजन देखते क्या है। ऑन कंपेयरिंग द फीचर ऑफ साइंस विथ मैनेजमेंट वी फाइंड दैट वन फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। बताओ तो कौन सा फीचर प्रेजेंट है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है। क्या एकदम आसान भाषा में, सर बुक है हमारे पास, हम बुक पढ़ते हैं। सर हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री का बुक देखे थे ना क्लास 8 में, मतलब बुक अवेलेबल है, मतलब सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ, वेयर टू आर नॉट प्रेजेंट। लेकिन अगला दोनों फीचर पूरा प्रेजेंट नहीं है। तो मैनेजमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्योर और एग्जैक्ट साइंस, बट वी कैन कॉल इट एज इन एग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस, बिकॉज मैनेजमेंट ह्यूमन बींग से डील करता है, इसलिए कैसा साइंस है, सोशल साइंस या इन एग्जैक्ट साइंस। याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें 3 पॉइंट है, इसको याद करो। तो पहला सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, और तीसरा है यूनिवर्सल वैलिडिटी। इसको याद कर लो। यूपीएस वर्ड सुने हो? यूपीएस क्या होता है, कंप्यूटर में लगता है ना, हाँ यूपीएस, या यूपीएससी भी याद कर सकते हो। यू से यूनिवर्सल वैलिडिटी, पी से प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, एंड एस से सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये कीवर्ड्स आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज आप कितना भी समझ लो एग्जाम में तो आपको आंसर लिखना होगा ना, तो याद रखने के लिए यूपीएस, यू से यूनिवर्सल वैलिडिटी, पी से जितने भी प्रिंसिपल्स है वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है, एस से सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। चलो, मैनेजमेंट एज अ साइंस, एक डायग्राम में क्या समझाया गया, फीचर ऑफ साइंस विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। हाँ, पहला फीचर सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। फीचर ऑफ साइंस जो कैसे प्रेजेंट है, पार्सली, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, पार्सली प्रेजेंट है। लेकिन फीचर ऑफ साइंस विच इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है, ठीक है। बड़ा आगे चलो, दूसरा मैनेजमेंट एज एन। अच्छा, अगर कोई पूछेगा बता मैनेजमेंट इज अ साइंस, तो आप आंसर क्या दोगे, मैनेजमेंट पूरा साइंस नहीं है, बिकॉज कुछ फीचर साइंस के प्रेजेंट है, एक फीचर प्रेजेंट है, एक फीचर पार्शियली प्रेजेंट है, और एक फीचर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो प्योर साइंस नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं, इन एग्जैक्ट साइंस, और वी कैन से इट एज अ सोशल साइंस। आ रहा समझ में? इसी बात पे लाइक कर दो। चलो, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, है ना, हम ज़्यादा बोलते नहीं वीडियो में लाइक करने के लिए, भैया जिसको अच्छा लग रहा है करेगा। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, आर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये वर्ड का मतलब तुम समझ लेना, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कहने का मतलब, सर हमारे पास किताब है जिसको पढ़ के सीख सकते हैं, है ना, हमारे पास किताब है जिसको पढ़ करके सीख सकते हैं। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मींस एग्जिस्टेंस ऑफ स्टडी मटेरियल, हमारे पास बुक्स अवेलेबल है सर जिसको पढ़ करके सीखा जा सकता है। लेकिन विच रिक्वायर, स्टडी मटेरियल तो अवेलेबल है, उसको पढ़ करके तुम नॉलेज गेन कर सकते हो, लेकिन तुमको उसको अप्लाई करने के लिए अपना क्या लगाना होगा, अपना स्किल, अपना क्रिएटिविटी, एंड उसको लगातार क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तब जाकर क्या करोगे। यानी किसी भी आर्ट को सीखने के लिए सबसे पहले तुमको थ्योरेटिकल नॉलेज का जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए हम छोटे थे, ठीक है, तो बचपन में हमको म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन करने का मन था, क्लास 4 का बात बता रहे, ठीक है। तो मेरे घर के पास में एक म्यूजिक टीचर रहते थे,
तो हम कभी भी उधर से गुजरते थे तो अंदर से तबला का आवाज़ आ रहा है, तो हारमोनियम का आवाज़ आ रहा है, गिटार का आवाज़ आ रहा है, तो मेरे को भी मन कर रहा था कि यार हम भी क्या करेंगे, म्यूजिक क्लास ज्वाइन करेंगे, मजा आएगा, तबला बजाएंगे जा करके। हम घर में आए, अपनी मम्मी को बताया कि हमको म्यूजिक क्लास ज्वाइन करना है। मेरी मम्मी गई वहाँ पर जा करके बात की, तो वो बोले कि ठीक है भेज दीजिएगा कल से, लेकिन बच्चे को भेजिएगा ना तो एक पेन और एक कॉपी लेकर के भेजिएगा, ठीक है। तो मेरी मम्मी आई, बोली तुम्हारा बात कर दिया म्यूजिक क्लास में। हम बोले ठीक है कल से जाएंगे। पूरा एक्साइटेड हो गए, रात को इमेजिन कर रहे कि हम क्या बजा रहे हैं, गिटार बजा रहे, हारमोनियम बजा रहे। मेरा इंटेंशन म्यूजिक नहीं सीखना था, मेरा मन था जाके इंस्ट्रूमेंट को बजाए, ठीक है। तो लेकिन मम्मी क्या की, सुबह हमको रेडी की और बोली कि ये लो कॉपी लो और ये लो पेन लो। हम बोले कॉपी पेन का क्या करना है, हमको तो गिटार बजाना है वहाँ पर जा करके। मम्मी बोली कि नहीं, जो म्यूजिक टीचर है वो बोले कॉपी पेन लेकर के आने। अब हम वहाँ पर गए कॉपी पेन लेकर के। अब मेरा नज़र कहाँ था, गिटार में, तबला में, हारमोनियम में। लेकिन टीचर क्या किए, पहले दिन हमको टच नहीं किए, बोले अभी तुम लोग को पहले एक हफ्ता तक क्या करेंगे ना, म्यूजिक के बारे में बताएंगे। हम बोले हो गया। मतलब पहला दिन गए, पहला दिन से लिखना चालू। मीन्स हम लोग को सबसे पहले क्या, थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है। थ्योरेटिकल नॉलेज सीखने के बाद हम उसको क्या करेंगे, अप्लाई। म्यूजिक सीखे हुए तो म्यूजिक में सबसे पहले हम लोग को राग सिखाया जाता है कि डायरेक्टली गाना गाना चालू कर देते हो। बाथरूम सिंगर नहीं ना बनना हम लोग को, हम लोग को प्रॉपर क्या फोटो। आज के डेट में लोग डीएसएलआर, हर बंदा जिसके पास डीएसएलआर है वो अपने आप को फोटोग्राफर समझ लेता है। लेकिन फोटोग्राफी भी अपने आप में क्या है, आर्ट है। पहले तुमको पूरा कैमरा का फंक्शन समझना पड़ेगा। या तो ऑटो मोड में डाल करके फोटो खींच लेने से फोटोग्राफर थोड़े बन जाओगे, उसका पूरा ईच एंड एवरी फंक्शन समझना होगा कैमरा का। उसके बाद जाकर के तुम हाँ अपनी क्रिएटिविटी और अपने स्किल के हिसाब से फोटोग्राफी करते हो। फोटोग्राफी के लिए स्किल चाहिए कि नहीं, किस पोज में फोटो लेना है, किस सीन में फोटो लेना है, उसके लिए तो क्रिएटिविटी चाहिए, ठीक है। आ रहा समझ में। तो आर्ट क्या है, वो भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। पहले हमको सीखना होगा, हमको नॉलेज लेना होगा, फिर उसको अपने स्किल के हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से और अप्लाई करना होगा। चलो देखते हैं द मेन फीचर्स ऑफ आर्ट आर सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। कहने का मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, मतलब हमारे पास बुक्स अवेलेबल है, हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जिसको हम पढ़ करके कोई चीज़ को सीखते हैं। In every art there is a systematic and organized study material available to acquire theoretical knowledge। यानी सबसे पहले कोई भी चीज़ का हमको थ्योरेटिकल ज्ञान होना जरूरी, थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए ऑफ द आर्ट। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग को हम ये बीएसटी पढ़ा रहे थे, एक्चुअली में कर क्या रहे, तुम लोग को तो हम थ्योरेटिकल नॉलेज ही दे रहे। हम आखिर इस बुक से पढ़ा रहे थे, एक्चुअली में क्या है, एक तरह से सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तुमको क्लास 11 में बीएसटी पढ़े, फिर क्लास 12 में बीएसटी पढ़े, इसके बाद मान लीजिए तुम बीबीए करोगे, एमबीए पढ़ोगे, वहां पर जाकर के बुक्स पढ़ोगे। यानी कि पूरा क्या बना हुआ, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसके तुमको थ्रू क्या दिया जा रहा है, थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेरियस बुक्स ऑन डिफरेंट राग्स आर अवेलेबल इन म्यूजिक। सबसे पहले राग सीखना पड़ेगा। राग क्या होता है, सारे गामा पा वही होता है क्या। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में शायद 83 राग्स होते हैं। सर्च करना था गूगल में कितना राग होता है, हम लोग सारे गामा पा जानते हैं ना। हाँ कल हम सर्च कर रहे थे, लिखा था कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में शायद 83 राग्स अवेलेबल है। बताओ, इनफैक्ट 12th में एक ऑप्शन होता है ना, म्यूजिक का सब्जेक्ट भी होता है क्या, उसमें प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है, 30, 70 प्रैक्टिकल और 30 रिटन। तो सोचो रिटन में क्या लिखते होगे, यानी कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज है तुमको वो एग्जाम लिया जा रहा है। बाकी तो फिर 70 मार्क्स से क्या करते हो, हनी सिंह का गाना सुनाते हो तो अच्छा जो भी होता है, ठीक है। कहने का मतलब म्यूजिक सब्जेक्ट भी तुम लोग का एक होता है ना, ठीक है। तो थ्योरेटिकल नॉलेज सबसे पहले आर्ट में क्या करना है, थ्योरेटिकल नॉलेज लेना है, ठीक है। चलो थ्योरेटिकल नॉलेज ले लिए, किताब तो पढ़ ली, अब आगे क्या करना है। इन मैनेजमेंट के अंदर में भी देयर इज सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल विच कैन हेल्प इन एक्वायरिंग मैनेजरियल स्टडी। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो। तो मैनेजमेंट में स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जिसको पढ़ करके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सीख सकते हैं। अच्छा साइंस में भी ये वाला बात बोला था कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज प्रेजेंट है। आर्ट में भी वही बात बोल रहा है, ठीक है। हाँ लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है क्या, लेकिन आर्ट में जो भी तुम प्रिंसिपल सीखोगे, मतलब कहने का मतलब जो भी आर्ट हम सीखते हैं उसको हमको, हर इंसान को आर्ट अपने हिसाब से अप्लाई करना। आर्ट का क्या है, पर्सनल एप्लीकेशन है। मीन्स सिखाया तो म्यूजिक क्लास में सबको सेम चीज सिखाया जा रहा है, लेकिन कोई बंदा वो नॉलेज को लेने के बाद बढ़िया म्यूजिक, मतलब बढ़िया गाना गाएगा, कोई उतना बढ़िया गाना नहीं गाएगा। मीन्स सिखाया तो सबको, थ्योरेटिकल ज्ञान तो सबको सेम दिया जा रहा है। फोटोग्राफी के क्लास में सबको सेम चीज बताया जा रहा है, बट कोई बंदा का फोटोग्राफी बहुत बढ़िया होगा, लेकिन कोई बंदा का फोटोग्राफी बढ़िया नहीं होगा। डांस क्लास में सबको सेम स्टेप सिखाया जाता है, लेकिन कोई बढ़िया डांस करके निकल लेता है, किसी को डांस करना नहीं आता।
तो आर्ट का क्या होता है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट एनफ। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज एनफ नहीं है। एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट नॉलेज। आर्ट के लिए स्किल और क्रिएटिविटी का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल म्यूजिशियंस लर्न सेम राग्स but they apply these rags according to their personal skill and creativity which make them different. In management also all manager learn same management theory, सबको तो सेम पढ़ाया जाएगा and principles, but their efficiency depends on how well they use these principles under different situations by applying personal skill and creativity to this feature of art is also present in management. यानी कि तुम जब जाओगे MBA करोगे, ठीक है, वहां पर जो भी तुम लोगों को ज्ञान दिया जाएगा सबको तो सेम दिया जाएगा, सारे बच्चे को सेम ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसमें से कुछ बंदे टॉप लेवल कंपनी में बड़े बड़े मैनेजर वाले पोस्ट में चल जाते हैं, बट कुछ का जॉब भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट सीखने के लिए क्या है, नॉलेज तो सबको सेम मिल रहा है, लेकिन अप्लाई तो तुमको अपने हिसाब से करना होगा। ठीक है, पर्सनल एप्लीकेशन जरूरी है। और थर्ड क्या है? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। किसी भी आर्ट को जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उसमें उतने माहिर हो जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। द आर्टिस्ट रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। कहते हैं ना, म्यूजिक में रियाज करना पड़ता है। तो वो 4 बजे उठ करके वो लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिस ही तो करते हैं। गाना तो सीख गए, लेकिन लगातार तुम अगर उसका रियाज नहीं करोगे तो फिर उसमें परफेक्ट नहीं हो पाओगे। विदाउट प्रैक्टिस आर्टिस्ट लूज देयर परफेक्शन। आर्ट रिक्वायर क्रिएटिव प्रैक्टिस, दैट इज आर्टिस्ट मस्ट ऐड हिज क्रिएटिविटी टू द थ्योरेटिकल नॉलेज। और अपना कुछ ना कुछ इसमें तुमको क्रिएटिविटी अप्लाई करना होगा। ही हैज लर्न and add his creativity to the theoretical knowledge he has learned. ठीक है, same way with experience managers also improve their managerial skill and efficiency. उसी तरीके से मैनेजर के साथ भी वही है। मैनेजर क्या होता है? एक कंपनी में काम कर रहा है, 3-4 साल काम करने के बाद उसको इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, इतने लोगों को वो ऑब्जर्व कर लेता है, ताकि वो जो प्रिंसिपल सीखा ना, अब मतलब नया मैनेजर, तुम एक बात करो, एक नए मैनेजर के पुराने मैनेजर में दोनों अंतर हो जाएगा। नया मैनेजर तो अभी अभी जो MBA में सीख करके आया उसको अप्लाई करेगा, लेकिन जो पुराना मैनेजर हो जाता है वो क्या होता है? उसको एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है, वो सिचुएशन को ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ पाता है ना, तो वो ज्यादा क्रिएटिविटी तरीके से अपना स्किल को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो आर्ट का फीचर में बोलो तो उसको कैसे याद करोगे? पहला था सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब कि थ्योरेटिकल नॉलेज। इसका टी ले लो, थ्योरेटिकल नॉलेज का टी। उसके बाद उसको तुमको पर्सनल एप्लीकेशन है पी, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अपना क्रिएटिविटी, आर्ट में तो अपना क्रिएटिविटी है, ठीक है, उसको बोलते हैं सी, दैट इज CPT। क्या बन गया? CPT। एक CA में हम लोग का एंट्रेंस एग्जाम होता था, अब तो उसको CA फाउंडेशन बोला जा रहा है, पहले उसका क्या नाम था? CPT। जब हम लोग दिए थे तो उस समय क्या था? CPT। मेरे को CPT में 169 मार्क्स आया था आउट ऑफ 200। जब हम CPT दिए थे 2011 नवंबर में, मेरे को CPT में आया था 169 मार्क्स। उस समय 200 मार्क्स का होता था। अब जो CA फाउंडेशन आ गया है वो 400 मार्क्स का हो गया। कुछ सब्जेक्टिव रहता है, कुछ ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, तो CPT, C से अपना क्रिएटिविटी, P से पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, T से थ्योरेटिकल नॉलेज, C से क्रिएटिविटी, P से पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन एंड T से थ्योरेटिकल नॉलेज। देखा जाए तो ये जो हम ट्रिक बना के दे रहे हैं, ये मेरा क्रिएटिविटी है, ये भी मेरा क्या है? क्रिएटिविटी है। सब टीचर तो यही बुक से पढ़ करके पढ़ा रहे हैं, हम भी तो इसी बुक से पढ़ा रहे हैं, बट मेरा पढ़ाने का तरीका और उनका पढ़ाने का तरीका क्या है? अलग है। यानी कहने का मतलब क्या है? टीचिंग भी तो एक आर्ट ही है। टीचिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। ठीक है, चलो अब कंपेयर करते हैं। ये इसको छोड़ दो, मैनेजमेंट इज एन आर्ट साइंस तो हो गया था। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ठीक है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। आज लोग अपने आप को हमेशा प्रोफेशनल कहते सुने होगे, आई एम प्रोफेशनल। कोई भी काम कर रहा तो क्या बोलता है? हम तो भैया प्रोफेशनल है। बट कोई भी तुम काम कर रहे हो, क्या तुम उसको प्रोफेशन कह सकते हो? नहीं, हमें एग्जैक्ट वर्ड समझना पड़ेगा कि खैर हम किस काम को प्रोफेशन कहते हैं। हमारे इंडिया में 3 ही सबसे बड़े प्रोफेशन है, बोलो तो कौन कौन सा? डॉक्टर के पहले मेरा वाला बोलो ना, जिसको प्राइड फील होता है। सबसे बड़ा प्रोफेशन कौन सा हो गया? चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, है ना, CA। दूसरा नहीं, वो सब एक ही कैटेगरी में आ गए। CA में CS को एक कैटेगरी में रख लो, ठीक है। एक हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन, दूसरा मतलब मेडिकल प्रोफेशन, और एक लीगल, और एक हो गया लीगल। 3 बड़े प्रोफेशन है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गया, दूसरा मेडिकल हो गया, और तीसरा लीगल। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन में CAs लोग आते हैं, तो हम लोग अपने आप को क्या कह सकते हैं कि हाँ हम लोग क्या है? प्रोफेशनल है। हम लोग क्या है? प्रोफेशनल है।
मेडिकल प्रोफेशन में कौन आ गए, डॉक्टर्स लोग आ गए, उनको हम प्रोफेशनल कह सकते हैं। और लीगल प्रोफेशन में कौन आ गए, लॉयर्स लोग आ गए, तो वो लोग को प्रोफेशन कह सकते हैं। क्या मैनेजर को प्रोफेशन, क्या मैनेजर अपने आप को प्रोफेशनल कह सकता है क्या? हाँ, मैनेजर अपने आप को प्रोफेशनल तब कह सकता है जब उसका जो मैनेजमेंट है वो किस में आए, प्रोफेशन के कैटेगरी में आए। अगर मैनेजमेंट को प्रोफेशन के कैटेगरी में रखा जाएगा तभी मैनेजर अपने आप को क्या कह सकता है, प्रोफेशनल कह सकता है। अभी तक ये सिर्फ 3 ही है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया। एक हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गया, उसमें तीनों आ गए, सीए आ गए, सीए में सीएस आ गए, और मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर्स लोग आ गए, और लीगल प्रोफेशन में लॉयर्स लोग आ गए। ठीक है, तो हम लोग प्रोफेशन के बारे में सीखते हैं। प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज। क्या कोई भी डॉक्टर बन जाता है क्या? उसके लिए इतना पढ़ना पड़ता है, इतना नॉलेज लेना पड़ता है। एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। हाँ, किसी भी प्रोफेशन में आने के लिए तुमको क्या करना होगा, तुमको स्पेशलाइज नॉलेज लेना पड़ेगा, तुमको प्रॉपर ट्रेनिंग करना पड़ेगा, और इस प्रोफेशन में आने का जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए अभी हम सीए है, ठीक है, सीए के पास 2 ऑप्शन है, या तुम कहीं कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं, या तुम अपना प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, अगर हम अपना फर्म खोलना चाहेंगे, तो हमको सबसे पहले आईसीआई जो है, जिस हमारा जो प्रोफेशनल बॉडी है, ठीक है, प्रोफेशनल एसोसिएशन, उसके मेंबर है। ठीक है, तो अगर हम अपना फर्म खोलना चाहेंगे तो हमको सीओपी लेना पड़ता है, जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। उसी तरीके से अगर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से परमिशन लेना होगा, अगर डॉक्टर अपना स्टार्ट करना चाहता है प्रोफेशन, या लॉयर्स लोग अगर अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको अपना प्रोफेशनल एसोसिएशन से क्या लेना होगा, परमिशन लेना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशन के बारे में। प्रोफेशन में सबसे पहले वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ, यहाँ पर भी वही बात है, कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी प्रोफेशन में तुम आना चाहते हो, सबसे पहले तुमको पढ़ाई करना होगा। तुमको सीए बनना है तो हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, उसका जो भी पूरा एग्जाम है हम लोग का सीए का एग्जाम, उसको क्लियर करना होगा। तो उसके लिए पूरा पढ़ाई करना होगा, पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है। पहले फाउंडेशन पढ़ना होता है, फाउंडेशन में 4 पेपर पढ़ना है, फिर उसके बाद इंटर लेवल में जाओगे, इंटर में 2 ग्रुप होता है, एक ग्रुप में 4 पेपर, एक ग्रुप में 4 पेपर, उसको क्लियर करोगे। उसके बाद 3 साल का आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करना होता है। ट्रेनिंग करने के बाद फिर हम लोग सीए फाइनल का एग्जाम देते हैं 3 साल के बाद। वहां पर भी 2 ग्रुप होता है, एक ग्रुप के अंदर में 4 पेपर, एक ग्रुप के अंदर 4 पेपर। तो पूरा कोर्स बना हुआ है, तुमको पढ़ना होगा। हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिसको हम पढ़ करके नॉलेज गेन करके एग्जाम को पास करते हैं। ठीक है, तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, हमारे पास बुक्स अवेलेबल है, जिसको पढ़ करके, यानी कोई भी डॉक्टर बनता है तो पढ़ के ही बनता है ना, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है तो पढ़ कर ही बनता है, कोई लॉयर बनता है तो पढ़ के ही बनता है ना, कैसे बन जाता है? नहीं। इन एवरी प्रोफेशन देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच हेल्प्स द प्रोफेशनल टू गेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। यानी किसी भी प्रोफेशन का हमको स्पेशल नॉलेज लेना, तो हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो देर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट सीखने के लिए भी कई सारे बुक्स अवेलेबल है, कई सारे इंस्टीट्यूट है जहां पर जाकर के तुम मैनेजमेंट का पढ़ाई कर सकते हो। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल ऑन मैनेजमेंट स्टडीज। स्कॉलर्स आर स्टडिंग वेरियस बिजनेस सिचुएशंस एंड आर ट्राइंग टू डेवलप न्यू प्रिंसिपल्स टू टेकल दिस सिचुएशन। यानी कहने का मतलब क्या, कोई भी प्रोफेशन का क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करता है, उसको पढ़ के ही तो हम उस प्रोफेशन में आते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। तुमको एग्जाम पास करना होगा, तुमको एग्जाम पास करना होगा, तुमको पहले डिग्री लेना होगा, तभी ना उस प्रोफेशन में आओगे। द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री। तुमको सीए का डिग्री लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन प्रैक्टिस एज डॉक्टर ओनली व्हेन ही इज हैविंग अ, एक पर्सन एज अ डॉक्टर कब प्रैक्टिस कर सकता है, अपना चैम्बर खोल करके कब बैठ सकता है, जब वो क्या लेगा, एमबीबीएस का डिग्री। क्या यूट्यूब से तुम देख लिए क्या, बुखार कैसे ठीक करते हैं, सर दर्द कैसे ठीक करते हैं, कोरोना का इलाज कैसे करते हैं, है ना, ये सब घरेलू नुस्खा तुम लोग देख करके क्या अपने आप को डॉक्टर समझ लोगे और अपना चैम्बर खोल लोगे? नहीं, तुमको सबसे पहले क्या लेना होगा, एमबीबीएस का डिग्री लेना होगा। फिर लोग डॉक्टर के बारे में क्यों बता रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो डॉक्टर के बारे में बता रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में बताओ कि हम लोग को क्या लेना चाहिए, सीए का डिग्री लेना चाहिए। Whereas there is no legal restriction on appointment of a मैनेजर बनने के लिए कोई डिग्री का जरूरत नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे में काबिलियत है, तुम्हारे में कैपेबिलिटी है, तो तुम मैनेजर बन सकते हो। उसके लिए कोई डिग्री का जरूरत नहीं है कि ये फलाना एग्जाम को तुमको पास करना है तब जाकर के तुमको मैनेजर का पोजीशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एनीवन कैन बिकम अ मैनेजर इरिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जब चाय बेचने वाला देश का क्या बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। But now many companies prefer to appoint manager only with the MBA। बट हाँ, ऐसे ही नहीं, ठीक है तुम्हारे में काबिलियत है, बट तुम किसी कंपनी तक पहुंचोगे कैसे,
कंपनी तुम्हारा रिक्रूटमेंट जब करेगी तो सबसे पहले तुमको अपना रेज्यूम अप्लाई करना होता है, रेज्यूम देना होता है। तो रेज्यूम में सबसे पहले तो तुम्हारा क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। तो तुम्हारा क्वालिफिकेशन कम से कम अगर एमबीए है ही नहीं तो कंपनी तो तुमको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी ही नहीं। कहने का मतलब ठीक है, बोला गया कि मैनेजर बनना है तो उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन डिग्री का जरूरत नहीं है, तो तुम अपने ही घर के मैनेजर बन सकते हो। तुम बस अपना ही मैनेजर बन सकते हो। अब तुम अपने घर के मैनेजर बन सकते हो, अपने छोटे मोटे बिजनेस के मैनेजर बन सकते हो। लेकिन तुमको किसी बड़ी कंपनी में जाना है तो तुम्हारे पास कम से कम क्या होना चाहिए, एमबीए का डिग्री होना चाहिए, नहीं तो आगे रेज्यूम ही नहीं लेंगे। ठीक है। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड इन। अब वो जब होगा तब का तब देखा जाएगा, अभी नहीं ना है जी। तो अभी तुम बोल सकते हो कि मैनेजमेंट प्रोफेशन में ये वाला फीचर नहीं है। कौन सा? जैसे सीए के प्रोफेशन में आने के लिए तुमको सीए का एग्जाम पास करना होगा, मेडिकल प्रोफेशन में आने के लिए एमबीबीएस का डिग्री लेना होगा, लीगल प्रोफेशन में आने के लिए लॉयर का डिग्री लेना होगा। उसी तरीके से मैनेजर बनने के लिए कोई डिग्री का जरूरत है क्या? नहीं, कोई डिग्री का जरूरत नहीं है। हाँ, जो बोला जा रहा है कि एमबीए का डिग्री वो मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई कंपनी तुमको ऐसे ही रखना चाहता है बिना एमबीए के डिग्री के तो तुम रह सकते हो, है ना। प्रेजेंस ऑफ हाँ, ये जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशन का नाम लिए उसका सबका एक अपना एक एसोसिएशन है। जैसे सीए का कौन सा एसोसिएशन है? आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और इसको एक पार्लियामेंट के अलग से एक्ट पास करके भी बनाया गया है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, डॉक्टर्स लोग के लिए कौन सा प्रोफेशनल एसोसिएशन है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। और लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना। यानी कि हमको अपने प्रोफेशन में आने के लिए सबसे पहले इनसे मेंबरशिप लेना होता है ना। For all the professions, special associations are established and every professional has to get himself registered with his association before practicing that profession. ठीक है, जैसे अगर मेरा बात करो, तुम लोग सर्च करना गूगल में जाकर के, लिखना लिस्ट ऑफ सीए मेंबर्स, वहां पे जाकर के तुम ये नंबर डालोगे ना 442017। ठीक है, कई सारे लोग हैं जो बोकारो में मेरे को कहते हैं कि सर ये तो सीए ही नहीं है। यहाँ के चीप मेंटेलिटी के भी कुछ लोग टीचर्स लोग मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, मतलब जो अपने बच्चे को ये सिखाते हैं कि देखो यार इसका नाम में क्या लिखा हुआ है, चंदन अग्रवाल, तो चंदन अग्रवाल का शॉर्ट फॉर्म करोगे तो क्या बनता है, सीए। ठीक है, तो इसलिए वो आगे क्या लगाता है, सीए। अरे भाई, तो क्या मेंटेलिटी है तुम्हारा? इस तरीके से अगर लोग सीए बनते हैं तो सब बच्चा अपने माँ को क्या बोलता है, माँ मेरा कोई नाम ऐसा रख दो जिसमें वर्ड क्या आ जाए, सीए। अरे भाई, पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो खुद तो नहीं किए तो कम से कम बच्चों लोगों को तो सिखाओ कि मेहनत करें ताकि सीए बने। ये नंबर जाकर के आप सर्च कर लीजिएगा 442017, वहां पर आपको मेरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन for all the profession, special associations are established and every professional has to get himself register। तो हम आईसीआई के मेंबर हैं, तुम जाकर के सर्च करोगे तो मिल जाएगा। बट हम अभी प्रैक्टिस लाइन में नहीं है। प्रैक्टिस के लिए एक और चीज होता है, तुमको क्या लेना होगा, सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना होगा। ठीक है, तो अभी हम टीचिंग लाइन में, इसलिए हम सीओपी नहीं अप्लाई कर रहे हैं। with his association before practicing that profession. For example, doctors have to get themselves registered with Medical Council of India, lawyer with the Bar Council of India। देखो सीए के बारे में नहीं लिखता है, सीए को किस में रजिस्टर करना होगा, आईसीआई में रजिस्टर करना होगा। In case of management, various management associations are set up at national and international level which have some membership rules and सेट ऑफ एथिकल कोड्स। ठीक है, मैनेजमेंट के फील्ड में भी कई सारे बड़े बड़े नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, बट उनमें रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं है। मतलब तुम अगर किसी कंपनी के मैनेजर बन रहे हो तो ऐसा नहीं कि तुमको वहां पर जाकर के मेंबरशिप लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल IMA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन इन न्यू दिल्ली। हाँ, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जो न्यू दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एट कोलकाता, बट इसमें मेंबरशिप लेना कोई मैंडेटरी नहीं है। बट लीगली इट इज नॉट कंपलसरी फॉर मैनेजर्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, लेकिन हम लोग को अपने प्रोफेशन में आने के लिए क्या है, कंपलसरी है, वहां से मेंबरशिप लेना होगा। तो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड एंड गेट स्टेचुटरी। अब वो तो वही बात है, जब का होगा तब का तब देखा जाएगा। अभी ये प्रेजेंट है क्या फीचर, नहीं। यानी मैनेजमेंट के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन भले बनाए जा रहे हैं बट वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड, हमारे पास कुछ कोड ऑफ
कंडक्ट है मीन्स हमारा जो भी जिस प्रोफेशन से हम जुड़े हुए, जिस एसोसिएशन से जुड़े हुए, तो जो भी हमारे पास जो भी हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए उनको फॉलो करना है। जैसे अगर हम बात करें एक सीए का, ठीक है, तो हम लोग को एडवर्टीजमेंट का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन होता है कि एक सीए अगर वो प्रैक्टिस लाइन में आना चाहता है तो एडवर्टीजमेंट का पूरा कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है। हम लोग साइन बोर्ड जब लगाते हैं मीन्स अपने फर्म के आगे अगर हम अपना बोर्ड लगाएंगे तो ग्लो साइन बोर्ड नहीं लगा सकते, बोर्ड का साइज इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, हम लोग अपने दूसरे के क्लाइंट को सॉलिसिट नहीं कर सकते, मीन्स हमारे ऊपर कई सारे कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल होते हैं जो हम लोग को मानना पड़ता है। अगर नहीं मानेंगे तो हमारे ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। अब सिंपल सा बात, अगर हम सीए नहीं होते तो क्या हम अपने नाम के आगे सीए लगा लेते, मेरे ऊपर तो तुरंत एक्शन हो जाता। फॉर एवरी प्रोफेशन देयर आर सेट ऑफ एथिकल कोड्स फिक्स्ड बाय प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड आर बाइंडिंग ऑन ऑल द प्रोफेशनल्स ऑफ दैट प्रोफेशंस। जो भी नियम बनाया है उनको मानना पड़ेगा। इस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी नियम बनाया गया वो डॉक्टर्स लोग के लिए एप्लीकेबल है। हमारा आईसीआई के द्वारा जो भी नियम बनाए गए वो सब सीएस के ऊपर एप्लीकेबल है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब किया गया वो सब लॉयर्स के ऊपर एप्लीकेबल है। In case of management, there is a growing emphasis on ethical behavior of manager. All India Management Association has devised a code of conduct for Indian managers, but legally it is not compulsory for all the managers. यहाँ पर भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जा रहे हैं बट वो अभी तक मैंडेटरी नहीं है कि मैनेजर को उसको मानना पड़ेगा, उसको लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है टू गेट रजिस्टर विद IMA एंड अबाइड बाय द एथिकल कोड्स। तो ये वाला फीचर भी प्रेजेंट नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट हमारे जैसे प्रोफेशन के सीए हो गए, डॉक्टर हो गए, लॉयर, इनके लिए तो एप्लीकेबल है बट मैनेजर्स के ऊपर अभी एप्लीकेबल नहीं है। फिर वही बात लिखा हुआ धीरे धीरे ये आ जाएगा फीचर, जब आएगा तब का तब देखा जाएगा। और फिर क्या होता है सर्विस मोटिव। जितने भी प्रोफेशन है डॉक्टर, लॉयर, सीए, हम लोग का मेन क्या होता है अपने क्लाइंट को डेडिकेटेडली और कमिटेड सर्विस प्रोवाइड करना है ना, उनके साथ ऑनेस्टली से डील करना, उनको जो भी सर्विस है एकदम। द बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन इज टू सर्व द क्लाइंट विद डेडिकेशन whereas basic purpose of management is achievement of management goal। मैनेजमेंट का गोल क्या होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, सर्वाइवल, ग्रोथ, है ना हम लोग का। फॉर एग्जांपल फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द गोल कैन बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट हमारे प्रोफेशन में हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करना। बट नाउ डेज ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी द सोल गोल ऑफ एंटरप्राइज। हम लोग पढ़े भी थे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, उनको सोशल ऑब्जेक्टिव का भी ध्यान रखना पड़ता है। To survive in market for a long period of time, a businessman must give due importance to social objective also along with the economic objective। तो कहने का मतलब जिस तरह से हम लोग का काम क्या है एक प्रोफेशन का अपने क्लाइंट को प्रॉपर तरीके से सर्विस प्रोवाइड करना, मैं सोसाइटी के लिए ही तो काम कर रहे हैं। उसी तरीके से मैनेजमेंट का भी क्या है, मैनेजमेंट को अपना ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तो अचीव करना ही करना है, साथ साथ सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा, सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट। नहीं, ये गलत बोला जा रहा है क्योंकि आज के डेट में हर ऑर्गेनाइजेशन सोशल ऑब्जेक्टिव को लेकर के चलता है बट मैंडेटरी नहीं है। क्या मैंडेटरी है? नहीं। कहने का मतलब लिखा हुआ तो है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का सोशल ऑब्जेक्टिव है बट क्या वो पूरा करता होगा क्या? नहीं। वो किसके पीछे भागता है? प्रॉफिट के पीछे, प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ के पीछे। तो धीरे धीरे कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो लोग सोशल ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी ध्यान रहे। कई सारे बड़े बड़े कंपनी के ऊपर एक नियम एप्लीकेबल होता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। मीन्स जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है उसका 5% मतलब कुछ एक अमाउंट होता है वो सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए साइड करके करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये बात पूरा सही नहीं है। मीन्स जो ये बुक लिखा है वो अपने हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से आंसर को लिखा गया है। तो सर्विस मोटिव तुम कह सकते हो कि प्रेजेंट है, ऐसा बात नहीं कि प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, अब इसको कैसे याद करोगे? इसके लिए एक वर्ड याद कर सकते हैं SPREW। क्या? स्प्रीव। ठीक है, स्प्रीव। अब तुम बोलोगे स्प्रीव का मतलब क्या होता है? स्प्रीव का मतलब से क्या करना है तुमको? स्प्रीव वर्ड याद रख लो। जैसे स्पैरो होता है वैसे स्प्रीव है। स्पैरो का छोटा भाई स्प्रीव। स्पैरो क्या होता है? चिड़िया। तो छोटा भाई स्प्रीव। एस से क्या बना? सर्विस मोटिव। P से क्या बना? प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। R से रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। E से एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स एंड W से वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ। ठीक है, एक बार हम सम अप कर देते हैं आज जो हम पढ़े। ये देखो, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो हम लोग कंपेयर करेंगे साइंस के फीचर के साथ। पहला क्या था? कोड क्या था? UPS। साइंस वाला तो साइंस मतलब साइंस सुनते ही क्या आ जाता है? कंप्यूटर याद आता होगा। कंप्यूटर याद आता है, बगल में तुमको UPS दिखेगा, है ना। UPS। यू से
यूनिवर्सल वैलिडिटी, पी से प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, एंड एस से सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, सीपीटी, सी से क्रिएटिविटी, पी से पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, टी से थ्योरेटिकल नॉलेज। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ट्रू, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स, और क्या हो गया, इस तरीके से याद कर सकते हो। पहले बुक को रीड करो, समझो, उसके बाद याद करो, ठीक है। और वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो में लाइक करो, है ना, वीडियो में कमेंट करो, पैसा तो लग नहीं रहा, फ्री में करना।